हेलो। आज मैं नई वीडियो लेकर आया हूँ कंज्यूमर कोर्ट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा जो केस था वो ये था कि मैंने एक फ़्लिपकार्ट से फ़ोन मंगवाया था, सैमसंग गैलेक्सी F14 5G 6 GB रैम। फ़ोन जो था ओपन बॉक्स डिलीवरी थी। तो क्या मैंने पेमेंट दी और ओपन बॉक्स डिलीवरी के तहत प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो ठीक था, देखने में सही था, ओके था, मतलब कोई स्क्रैच वगैरह नहीं थे उसमें, और एक्सेसरीज भी जो होनी चाहिए वही थी, और जो कलर मंगवाया था वही था। इस वजह से मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। अब उसको चलाते हुए मुझे लगा कि ये तो ख़राब है, फ़ोन बेकार है, क्योंकि परफॉर्मेंस इसकी ठीक नहीं है, क्योंकि ये हीटअप बहुत हो रहा है। 10-15 मिनट के साथ या 5 मिनट के यूज़ में काफ़ी हीट हो जाता था वो कैमरे की तरफ से, जो कि ऐप नॉर्मल था। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हीट तो बहुत सारे फ़ोन होते हैं, ये भी कोई बात नहीं हो रहा है तो। लेकिन उसमें क्या होता था कि हीट होने के साथ ना ब्राइटनेस कम हो जाती थी। फिर वो ब्राइटनेस इतनी कम हो जाती थी कि जो जितनी फुल ब्राइटनेस करते हैं ना मैनुअली, उसका जो आधा होता है उसका भी कम हो उससे भी कम हो जाती थी। तो वो समस्या थी, क्योंकि मेरा फील्ड का काम, तो डिलीवरी बॉय का काम रहा है, तो बाहर जाऊँगा धूप में तो ज़रूर सी बात है कि फ़ोन गर्म होगा ही, उस वजह से तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, दिखेगा भी कुछ नहीं धूप की चमक की वजह से। फिर दूसरा ये था कि इसके इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन थी उसकी, तो उस वजह से उसमें डुअल डिस्प्ले तो चलनी चाहिए ना, जो स्प्लिट स्क्रीन का फीचर आता है वो उसमें था, लेकिन हीटअप होने की वजह से वो स्प्लिट स्क्रीन का फीचर ऑफ हो जाता था। और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि 5G फ़ोन था वो, लेकिन हीटअप होने की वजह से 5G से 4G पे आ जाता था। तो मैंने उसके लिए सैमसंग के कस्टमर केयर में बात करी। उन्होंने कहा कि ये फ़ोन तो जी ऐसा ही बनाया गया है, इसमें और कुछ नहीं हो सकता, ये तो सेफ्टी फीचर है। मैंने कहा अच्छा, ये सेफ्टी फीचर है, कमाल। फिर भी उन्होंने कहा कि चलो एक बार ना आप कस्टमर के वहाँ जा सकते हो, सर्विस सेंटर पे, वो चेक कर लेंगे, फ़ोन में कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी फिर उन्होंने जो है ना, सैमसंग वालों ने जो सर्विस नहीं, कस्टमर केयर, उन्होंने जो है ना वो मेरे फ़ोन को रिमोट पे ले लिया। एनी वो क्या कहते हैं, जो स्क्रीन दूसरे पे चली जाती है हमारी टीम व्यूअर की तरह, तो वैसे उन्होंने रिमोट पे ले लिया और चेक करा। उन्होंने कहा कि देखिए आपके फ़ोन में ना इतनी सारी एप्लीकेशन ऑन है। मैंने कहा फ़ोन मेरा है तो एप्लीकेशन मेरी मर्ज़ी है, मैं जितनी मर्ज़ी ऑन करके रखूँ, इसकी वजह से ये परफॉर्मेंस भी कम हो रही है और फीचर्स भी कम हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी, फिर उन्होंने कहा देखो आपके फ़ोन का ये भी ऑन है, जो हॉटस्पॉट है। मैंने कहा हॉटस्पॉट तो ऑन रहेगा, 24 घंटे ऑन रहेगा, क्योंकि मेरे को उसकी ज़रूरत है हॉटस्पॉट की, वो बंद नहीं रह सकता। उन्होंने कहा देखिए हम तो यही कर सकते हैं कि आप इसको ऑफ रखिए जब आपको ज़रूरत ना हो। मैं कहा इसकी ज़रूरत हमें को हमेशा रहती है, अब बताइए। उन्होंने कहा फिर वो कुछ नहीं हो सकता, आप सर्विस सेंटर ले जाएँ वो चेक करेंगे। मैंने कहा ठीक है तो मैं सर्विस सेंटर ले गया। उनने कहा, उनने भी यही कहा ये तो सेफ्टी फीचर है। मैंने कहा ये सेफ्टी फीचर है, ये तो गर्म होना ही है, तो 1 घंटे बाद हो गर्म, ये तो 10 मिनट में गर्म हो जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें ये तो ऐसा ही है। मैंने कहा ठीक है, मतलब आपके हिसाब से फ़ोन ओके है? उन्होंने कहा जी हाँ ओके है। मैंने कहा ठीक है। अब फिर उसके बाद मैंने जो है फ़्लिपकार्ट के कस्टमर पर फ़ोन किया। कस्टमर केयर में फ़ोन करने से पहले मैंने खुद सोचा अब तो मैं फंस गया, इस फ़ोन का मैं क्या करूं, क्योंकि ये तो झेलना पड़ जाएगा फ़ोन मेरे को ऐसा ही, जबकि मेरे किसी काम का नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ इसके स्पेक्स लिखे हुए फ़ोन पे, वहाँ कुछ चेक करा जाए, क्या कुछ ऐसा मिल जाए कि उसमें लिखा हो कि है, इसमें एक्चुअल में ना हो। तो मैंने देखा उसमें उसमें वही हुआ, ऑप्टिकल जूम का फीचर उसमें यस लिखा हुआ था, जबकि इसमें ऑप्टिकल जूम का फीचर था नहीं। तो अब इस वजह से मैंने जो है फ़्लिपकार्ट पे कम केस, वो जो है कस्टमर केयर पर फ़ोन किया। मैं उनको कहा जी देखिए आपके जो फ़्लिपकार्ट की वेबसाइट है उस पर तो ये फ़ीचर जो है ऑप्टिकल जूम का यस लिखा हुआ है, इधर कि इसमें है नहीं ऑप्टिकल जूम का फीचर। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम आप इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, हम आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करते हैं। फिर मैं उसके बाद क्या हुआ कि उस फ़ोन तो कट गया था, तो मैंने थोड़ी देर बाद चेक करा ना, तो क्या हुआ कि ऑप्टिकल जूम के सामने जो है
जो पहले यस लिखा होता फिर वो नो लिख दिया उन्होंने उन्होंने लिखा होगा इतनी जल्दी कौन करेगा। तो मैंने कहा अब तो मैं तो फंस गया। लेकिन उससे पहले मैंने जो है उसकी स्क्रीनशॉट खींच लिया था कि उसमें ऑप्टिकल जूम है इस बात का कि जब यस लिखा हुआ था तब मैंने स्क्रीनशॉट खींच लिया था उसका। तो मैंने कहा चलो मैंने निश्चित हूँ कि मैंने तो भाई खींच लगाया स्क्रीनशॉट, अब चाहे नो करे कोई बात नहीं। फिर तब मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया तो मैंने दिन में फ़ोन किया फ्लिपकार्ट वालों को, उनसे मैंने ये बात बताई कि इसमें ऑप्टिकल जूम का फीचर पहले तो ऑन था, फिर मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन करी तो नो लिखा आ गया। फिर जो है ये बात है, जबकि मेरे पे स्क्रीनशॉट है इसका यस होने का। तो उन्होंने कहा कि हम चेक करते हैं। उन्होंने चेक करा तो उसमें नो ही लिखा हुआ था। मैंने कहा अच्छा ये तो सही हो गया। फिर मैंने उसका सही से 2-4 स्क्रीनशॉट खींचे, वीडियो बनाई कि देखो ये लाइव पेज है इस बात का कि वही फ़ोटो एडिट नहीं करेगी मैंने, ताकि सबूत रह जाए। फिर उन्होंने जो है इस बात को देख के रिटर्न की कंप्लेंट ले ली, एक्सेप्ट कर ली। मैंने कहा चलो सही है, छुटकारा मिला। फिर अगले दिन मेरे पास फ़ोन आया फ्लिपकार्ट की तरफ से। उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी आपकी जो वेबसाइट है उस पर तो यस लिखा ऑप्टिकल जूम का फीचर है, जबकि इसमें है नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैंने कहा ये क्या बात हुई। फिर मैंने दोबारा फ़ोन करा फ्लिपकार्ट को। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा इसमें ऑप्टिकल जूम का फीचर नहीं है। देखिए वो ना ऑप्टिकल जूम का फीचर नहीं, इसमें OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर है ना, वो है। अच्छा मैंने कहा ये क्या चक्कर है, जब आपने ऑप्टिकल जूम लिखा है तो ये अलग चीज़ होती है और OIS अलग चीज़ होती है। तो खैर अब आप मेरे को बताइए तुम ऑप्टिकल जूम है कि OIS है। फिर फ्लिपकार्ट वालों ने कहा कि हम आपको ऐसा बता नहीं सकते, आप ऐसा करिए कि जो है एक ब्रांड से ना वो मंगवा लीजिए। ब्रांड का जो सर्विस सेंटर है उसकी वो क्या कहते हैं, जॉब शीट बनवा लीजिए कि इसमें ऑप्टिकल जूम का फीचर नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसी दिन मैं चला गया सैमसंग का सर्विस सेंटर। मैंने उनको कहा कि इसमें ऑप्टिकल जूम का फीचर नहीं है, इस बात को लिख के दे दो। फ्लिपकार्ट वाले यही कह रहे हैं। तो सैमसंग वाले कह रहे हैं हम नहीं लिख के दे सकते, क्योंकि जो जॉब शीट है वो इस बेस पे बनती है कि फ़ोन में कोई दिक्कत हो। जबकि जो सैमसंग ने जो वो कह रखे हैं जितने फीचर इसमें हैं वो इसके अंदर रहेंगे, इसलिए जॉब शीट नहीं बना सकते। मैंने उसी दिन वहीं से कस्टमर जो सर्विस सेंटर है सैमसंग उसके पास खड़े होके मतलब बाहर फ्लिपकार्ट से बोला कि ये तो मना कर रहे हैं जॉब शीट देने से। तो फ्लिपकार्ट वालों ने कहा इनके ना जो कस्टमर कह रहे हैं ना उससे फ़ोन करके बता दो कि ये जॉब शीट नहीं दे रहे। तो मैंने उनको बता दी सैमसंग के कस्टमर केयर को फ़ोन करके। उन्होंने कहा हाँ जी आपको ना जॉब शीट नहीं दे सकते हो, जॉब शीट तभी मिलती है जब कुछ गड़बड़ हो फ़ोन में। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ये बात फ्लिपकार्ट वालों को बताई उसी दिन। तो फ्लिपकार्ट वालों ने कहा ठीक है हम आपकी कंप्लेन ना रजिस्टर कर रहे हैं दोबारा, इस पर जो कार्रवाई होगी इतने दिन तक आपको इंतजार करना होगा। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं इंतजार। उसके बाद वो वो तारीख आई, उस पर मेरे पास फ्लिपकार्ट की तरफ से फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि ये अच्छा आपकी ये समस्या है, ये ऑप्टिकल जूम का फीचर इसमें जो है यस लिखा हुआ था और जबकि इसमें है नहीं। मैंने कहा हाँ यही है। तो उन्होंने कहा ठीक है आपको ब्रांड सर्विस सेंटर जाना होगा, वहाँ से जॉब शीट लानी होगी। मैंने कहा वो तो मैं पहले गया था और मेरे को उन्होंने मना कर दिया जॉब शीट देने से। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ऐसा करो सैमसंग के ऑफिशियल ईमेल आईडी से जो है ना अपने पास रिप्लाई मंगवा लो कि हम आपको जॉब शीट नहीं प्रोवाइड कर सकते। मैंने कहा ठीक है। मैं सैमसंग के कस्टमर केयर को फ़ोन करा, उनको कहा कि ऐसा आप लिख के दे दो कि हम आपको जॉब शीट नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको जो है ऐसा ईमेल आईडी पे रिप्लाई नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फ्लिपकार्ट वालों को जब बताया दोबारा तो फ्लिपकार्ट वालों ने यह कहा कि हम तो आपका अब इसमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो रिटर्न पॉलिसी है 7 डेज़ की जो होती है रिप्लेसमेंट पॉलिसी वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो और जो आपकी कंप्लेन है वो बैक एंड से कैंसिल करी गई है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा अच्छा तो मेरा नुकसान हो गया, चलो ठीक है फिर मैं कंज्यूमर कोर्ट में केस करता हूँ। वो कह रहे आपकी मर्ज़ी है। फिर मैंने कॉल काट दी। फिर उसी दिन जो है मैंने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है उसको फ़ोन करा, उस पर मैंने अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई
या शायद उसी दिन या उसके अगले दिन मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई। और उसी दिन मैंने जो है एक अपीलेट अथॉरिटी का नंबर होता है फ्लिपकार्ट पे, उसको फ़ोन करा। उन्होंने मेरे को 2 ईमेल आईडी बताई फ्लिपकार्ट की। उन्होंने कहा कि इन ईमेल आईडी पे अपने जो सवाल कंसर्न है वो लिख के भेज दो। मैंने पूरा लिख के भेज दिया। और उसके बाद जो है मेरे पे वो जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है उस पर फ्लिपकार्ट वालों ने रिप्लाई भेजा कि हमने आपको कहा था कि जॉब सीट मंगवा लो या फिर डिनायल लेटर लिया, उसके बाद ही हम उस बिहाफ पे कुछ कर सकते हैं, उस बेस पे मतलब। तो मैंने कहा बात तो वही रह गई ना, वो मना कर रहे हो जॉब सीट देने, तो तुम कह रहे हो दे देंगे जॉब सीट। जब सैमसंग वाले मना कर रहे हो तो तुम ही लिया हो, जब मेरे को तो मना कर रहे हैं नहीं देंगे। तो फिर क्या, उसकी तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। फिर जो है अब जब मैंने जो अपीलेट अथॉरिटी से जो मेरे को नंबर ईमेल आईडी मिली थी उन पर जब मैंने वो भेज दिया ना कंसर्न अपना, ये मेरा ये है सवाल कि मुझे उसका सलूशन चाहिए, तो उन्होंने क्या करा कि जो ऑप्टिकल जूम का फीचर है ना इसको नो लिख दिया, नो कर दिया ऑप्टिकल जूम के फीचर को। क्योंकि उससे जब मैंने ईमेल आईडी इनको भेजी थी ना तो उसमें मैंने साथ में ये भी लिखा था कि प्रूफ भी दिया था मैंने उनको कि इस फ़ोन के अंदर ये फीचर नहीं है, इसके ये प्रूफ है। प्रूफ में मैंने क्या दिया था कि एक तो जो सैमसंग का चैट सपोर्ट है उस पर मैंने सैमसंग वालों से पूछा था कि इसमें ये फीचर हैगा, उन्होंने कहा नहीं है, एक तो उसका स्क्रीनशॉट भेजा। दूसरा सैमसंग की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उससे मैंने जो है पूछा, जो सर्विस हेड की ईमेल आईडी होती है कि कृपया मेरे को ये बताइए इस फ़ोन में ये वाला फीचर हैगा कि नहीं है। उन्होंने रिप्लाई में मेरे को कहा कि ये फीचर नहीं है, अपने ऑफिशियल ईमेल अकाउंट से। मैंने कहा बस ठीक है, ये सबका स्क्रीनशॉट लेके मैंने उन दोनों ईमेल आईडी को भेज दिया जो मेरे को फ्लिपकार्ट की अपीलेट अथॉरिटी के नंबर से मिली थी। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा कि जो फ्लिपकार्ट का ऑफिशियल पेज है उससे तो ये ऑप्टिकल जूम का फीचर हटा दिया कि इसमें ऑप्टिकल जूम का फीचर नहीं है। इसके आगे जो आपको ये नो दिख रहा है ना, ये तभी से दिख रहा है, तभी तक उसी दिन लिख दिया था इन्होंने, ठीक है। पर लेकिन मेरे सोल्यूशन नहीं दिया, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिया इस बात का कि मेरे केस का क्या होगा। फिर मैंने जो है क्या करा कि जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है ना उसको फ़ोन करा, उनसे पूछा मेरे केस का क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप फ्लिपकार्ट वाले तो यही कह रहे हैं कि आपको डिनायल लेटर लाना होगा या जॉब सीट लानी होगी। मैंने कहा वो सब तो मिल नहीं सकता, तो वो कह रहे हैं कि अब आप ऐसा करिए कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दीजिए। तो उससे पहले जो है मैंने कई यूट्यूब वीडियो देख ली थी, उनमें कई वकील हैं, वो वकील यूँ बोल रहे कि अगर आपने कंज्यूमर हेल्पलाइन पे फ़ोन कर दिया ना तो उसके कम से कम 90 दिन या 45 दिन तक आप वहाँ जा नहीं सकते कंज्यूमर कोर्ट में, आपका केस खारिज हो जाएगा, ये लॉगिन पीरियड है। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि ऐसा है क्या, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप जा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कंज्यूमर कोर्ट की जो है वो ढूंढना शुरू कर दिया कि कंज्यूमर कोर्ट में कैसे केस दायर होता है। उसके लिए यूट्यूब वीडियो देखे, उन्हें मुझे पता चला कि एक तो इंडेक्स लगता है, एक डेट ऑफ इवेंट लगता है, और जो आपकी कंप्लेंट है वो लगती है, और मेमो ऑफ पार्टीज लगता है, और वो जो ठीक है। और ई दाखिल पे भी बताया हुआ था उन्होंने कि ई दाखिल पे ऐसे ऐसे जो है कंप्लेंट करते हैं। तो मैंने ई दाखिल पे जो है कंप्लेंट कर दी, वो इंडेक्स वगैरह खुद से बना के, क्योंकि उससे पहले मैंने वकील से पूछा था, और यूट्यूब पर ही मिले थे वकील साहब वो। तो उन्होंने कहा कि 3800 रुपये आपके लगेंगे, और हम क्लेम डालेंगे 5-6 लाख रुपए का क्लेम डालेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ऐसा करो, आप ना 3800 रुपये उसी में से ले लेना जो क्लेम मिलेगा, और मेरे को बस खाली मेरे को फ़ोन का अमाउंट दे देना। वो कह रहा है ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, फिर मेरा खुद ही करना पड़ेगा, मेरे पास है नहीं इतना पेमेंट। फिर उसके बाद मैंने खुद ही जानकारी इकट्ठा करके इंडेक्स बनाया और डेट ऑफ इवेंट बनाया। मतलब ये ना जानकारी होती है जो एक कागज़ पे लिखनी होती है, और वो बनाया कैश मेमो ऑफ पार्टीज। और जो कंप्लेंट थी वो परफॉर्मा कंप्लेंट मिल जाती है उस पर ई दाखिल पे PDF फॉर्मेट में, उसको देख के आप अपना कंप्लेंट बना लो। वैसे ही मैंने करा। अब मेरे को चक्कर ये था कि हिंदी में बनाऊँ कि अंग्रेजी में बनाऊँ।
तो मैंने हिंदी में लिख दिया, हिंदी आती है हम लोग को, हिंदी में लिख दिया मैंने, हिंदी में लिख दिया। उसके बाद जो है ई-दाखिल पे जमा करवा दिया। तो उन्होंने कहा कि इस कंप्लेंट में ना एफिडेविट भी लगेगा, क्योंकि मैंने एफिडेविट इसलिए नहीं लिखा, इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि परफॉर्मा कंप्लेंट में कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ था कि इसका एफिडेविट जो ऑप्शनल है। तो मैंने कहा ऑप्शनल है तो मेरी मर्जी में दूँ ना दूँ, पर उन्होंने कहा नहीं जी आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। और जो जिस धारा के अंदर आप ये कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं वो धारा भी गलत है, और 1985 की धारा है, जबकि अब जो है 2019 की धारा चल रही है शायद। तो मैंने वो अपडेट करके फिर मैंने सोचा अब कहाँ ऑनलाइन कहाँ जमा कराऊँ, ऐसा करो चलो वहीं पे अपना जो ज़िला है वो तीसियारी पड़ता है, तीसियारी दिल्ली, तीसियारी में गया। वो मुझे कंज्यूमर कोर्ट वहाँ मुझे पता था कहाँ है, तो वहाँ गया मैं, उनको मैंने जो है पेपर दे दिया, उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है मैंने दे दिया उनको। उन्होंने कहा ऐसा करो ये जो पूरी फाइल है ना इसके 2 सेट और बनवा लो, मतलब टोटल 3 सेट होने चाहिए, हर एक पेज के 3 सेट होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने पहले पेज पर लगाया इंडेक्स, दूसरे पेज पर लगाया मेमो ऑफ पार्टीज, तीसरे पेज पे लगाया डेट ऑफ इवेंट्स, और चौथे पेज से 10वें पेज तक आपने जो कंप्लेंट लगाई, तो एक 10 पेज हो गए ना। इसी सीक्वेंस में इसकी एक कॉपी और एक कॉपी और, ऐसे 3 सेट हो जाएंगे इसके। तो इस तरह से फिर मैंने वहाँ 3 सेट बनवाए इसके कॉपी के टोटल, और एक एफिडेविट बनवाया, उसका 100 रुपये लगे, और जो है कंज्यूमर कोर्ट में मैंने उसको दे दिया। फिर उन्होंने मेरे से तारीख पूछी कौन सी तारीख की डेट चाहिए, मैंने उनको डेट बता दी कि इस दिन की डेट दे दो। उन्होंने उस दिन की मेरे को डेट दे दी। अब जो अब मैंने उस दिन की डेट दी, उस दिन मैं डेट पे गया, तारीख पे, उन्होंने देखा मेरी फाइल, उन्होंने कहा ये तो बहुत छोटा केस है, चलो इसको निपटाओ। पर उन्होंने देखा कि सबूत तो है इसमें, फाइल में मैंने जो सबूत लगाए हुए थे कि इसमें ऑप्टिकल जूम का फीचर नहीं है, ऐसा सर्विस जो सैमसंग की सर्विस हेड है वहाँ उस ईमेल आईडी से लिखा हुआ आया हुआ था उसमें रिप्लाई, उसका स्क्रीनशॉट मैंने उस पर लगाया था, जो कंप्लेंट की कॉपी है, मतलब कंप्लेंट में प्रूफ के तौर पे। तो वहाँ पे जो है उसका भी वकील आया हुआ था फ्लिपकार्ट का, उनसे उन्होंने कहा कि देखो जी ऐसा, जज साहब ने उससे पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी हाँ क्या कर सकते हैं। तो और तो कुछ नहीं, लेकिन जो कंप्लेंट जो भेजते हैं ना पार्टियों को, उसमें से फ्लिपकार्ट वाले वकील साहब ने वहीं पे कंप्लेंट ले ली मेरे से, और एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने फ्लिपकार्ट के बिहाफ पे कंप्लेंट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो वो वाली बात हो गई। फिर दूसरा उन्होंने मेरे को कही जज साहब ने कि जो है ये OP1 में तो ठीक है फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है, लेकिन मेन पार्टी जो है वो सेलर होता है, सेलर का तुमने क्यों नहीं लिखा। अब सेलर का मैंने ना लिखने की वजह ये थी कि मैंने यूट्यूब पे कई वीडियो देखे थे, उनमें यही बताया हुआ था कि सेलर का नाम आएगा अपोजिट पार्टी में, या फिर उसका नाम आएगा जो वो है ई-कॉमर्स वेबसाइट प्लेटफॉर्म जो जिसको बोलते हैं। तो उसमें तो उस बंदे ने तो ये बता रखा था कि प्लेटफॉर्म का नाम आएगा, तो वही देख के मैंने फ्लिपकार्ट पे लिख दिया, मतलब फ्लिपकार्ट लिख दिया। तो ये तो कहानी में वहाँ बता नहीं सकता था। मैंने कहा जी मुझे लगा जी फ्लिपकार्ट, कह रहे हैं लगने से कुछ नहीं होता, लिखो यहाँ पे OP2 लिखो, OP2 पे जो है सेलर का नाम लिखो और पूरा एड्रेस। मैंने कहा जी ठीक है। फिर जो है लिखा उसका एड्रेस सेलर का OP2 पे, और फिर जो है उन्होंने एक समन तैयार करा और उसको मेरे को कहा कि ये लो, और जो अपोजिट पार्टी 2 है ना, अपोजिट पार्टी 2 सेलर बोले तो उसको इसको वो कर देना, स्पीड पोस्ट कर देना, ठीक है, और इस तारीख को हाजिर हो जाना। तो अगली तारीख दी, अब ठीक है घर चला गया, होगी बात। अब सेंड कर दिया जब मैंने उसको अपोजिट पार्टी टू को वो समन, और साथ में कॉपी ऑफ कंप्लेंट। तो उसके बाद जो है क्या हुआ कि जो कंप्लेंट जो मैंने भेजी थी ना वो पहुंची नहीं वहाँ पे, वो रिप्लाई में ये आ रहा था कि एड्रेस गलत है, एड्रेस गलत होने की वजह से कंप्लेंट पहुंची नहीं। तो आ गई मेरे पे कंप्लेंट वापस। अब मैंने सोचा कि अभी तो डेट में काफ़ी समय है, ये तो चली जाएगी, दोबारा दूसरे एड्रेस पे भेज देता हूँ। मैंने सोचा रहने दो, क्यों ये तो कोर्ट की तौहीन हो जाएगी ना, क्योंकि वहाँ पे जो एड्रेस दे रखा है कि ये एड्रेस है उसका सेलर का, तो सेलर के दूसरे एड्रेस पे मैं क्यों भेज दूँ अपने आप। तो कोर्ट को जब कोर्ट की तारीख आएगी उसको बताऊँगा
कि दो आपके पास जो एड्रेस है उस एड्रेस पे तो गलत है वो एड्रेस, ये दूसरा एड्रेस है, इस एड्रेस पे भेज दूंगा मैं अगर आपकी इजाज़त है तो। और जो आपके पास जो कॉपी है कंप्लेंट की, उसमें भी मैं अपोजिट पार्टी टू का एड्रेस वाला डाल देता हूँ जहाँ पर मैं इसको भेजूँगा अब दोबारा, लेकिन वो नौबत आई नहीं। ये भी था कि जो है मेरे पे जो डेट आने से पहले, जैसे मैंने मतलब जो अगली तारीख जो दी थी इशू करी थी जैसा आपने कि इस तारीख को पेश हो जाना, उस तारीख से पहले 10-15 दिन पहले मेरे पे जो फ्लिपकार्ट के वकील साहब थे उनकी तरफ से वो आया, व्हाट्सएप आई और ईमेल आई कि आप ये कंप्लेंट है, मतलब ये वो है हमारा रिप्लाई है जो हम कोर्ट में पेश करेंगे फ्लिपकार्ट के बिहाफ पे। तो मैंने उस कंप्लेंट को पढ़ा, मतलब उस रिप्लाई को, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि फ्लिपकार्ट जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, जैसे एक शॉपिंग सेंटर होता है कि शॉपिंग सेंटर में कई सारी दुकानें हैं, तो शॉपिंग सेंटर के नाम पर आप फ्लिपकार्ट को मान सकते हो और दुकानों के नाम पे आप सेलर को मान सकते हो। तो ये लिखा हुआ था कि अगर सेलर ने कोई सामान बेचा है तो उसमें शॉपिंग सेंटर जैसा जिम्मेदार नहीं होता, वैसे ही फ्लिपकार्ट भी जिम्मेदार नहीं होगा। और जो है ये जो कंप्लेंट दी गई है इसमें फ्लिपकार्ट को फंसाने के लिए क्लीन हैंड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब गलत तरीके से कंप्लेंट डाली गई है, इसमें फ्लिपकार्ट को हरास करने की कोशिश की गई है, इसलिए कंप्लेनेंट पर चार्ज लगाया जाए और यदि सेलर ने कोई गड़बड़ करी है, गलती करी है तो रिफ़ंड दिलवाया जाए सेलर के द्वारा कस्टमर को, लेकिन मतलब कंप्लेनेंट को। लेकिन इसमें फ्लिपकार्ट का कोई रोल नहीं है, इसलिए फ्लिपकार्ट को बरी किया जाए बाइज्जत, और साथ में जो कानूनी खर्चे हैं वो कंप्लेनेंट से दिलवाए जाए। मैंने कहा आई ये क्या इधर, फिर मैं थोड़ा डर गया, फिर लेकिन मैंने ये कंफर्म कर ली कि देखो गलती मेरी नहीं है, सीधी बात है। फ्लिपकार्ट की जो रिप्लाई है उसमें लिखा हुआ है कि कस्टम कंप्लेनेंट से ये कहा गया था कि अपना जो है वो लेके आओ डिनाइल लेटर सैमसंग के कस्टमर केयर से। मुझे पता था कि मैं कैसे डिनाइल लेटर ले आऊँ, तुम्हारे कहने से थोड़ा ना डिनाइल लेटर मिल जाएगा, जो मना करे डिनाइल लेटर देने से मैं क्या करूँ। फिर अब फ्लिपकार्ट के वकील साहब से उस समय कोई बात करने का कोई मतलब था ही नहीं, तो मैंने कंप्लेंट पूरी पढ़ ली, और कंप्लेंट की मुख्य बात यही थी कि फ्लिपकार्ट एज अ शॉपिंग सेंटर काम कर रहा है और जो सेलर हैं वो एज अ दुकानदार काम कर रहे हैं दुकानदार की तरह। तो दुकानदार यदि आपको कोई फटी हुई जीन्स की पैंट देता है तो जैसे शॉपिंग सेंटर जिम्मेदार नहीं होता, वैसे ही फ्लिपकार्ट भी जिम्मेदार नहीं होगा। अब ठीक है मान लिया, लेकिन फिर जब फ़ोन में कुछ गड़बड़ हुई तो जो बिल पे जो इनवॉइस होता है, इनवॉइस पे तो चलो सेलर का नाम है मानता हूँ, पर जो कस्टमर केयर का जो नंबर है मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर, उसमें जब फ़ोन करे तो फ्लिपकार्ट की तरफ को जाता है वो नंबर, उस फ्लिपकार्ट को फ़ोन नंबर वो तो नंबर सेलर का होना चाहिए ना। जब फ्लिपकार्ट का जब कोई रोल ही नहीं है तो हम भी अगर बिल लेते हैं उससे जो सर्विस वो कहते हैं शॉपिंग सेंटर का जो सेलर होता है उससे जब बिल लेते हैं तो क्या उस बिल पे जो शॉपिंग सेंटर का एड्रेस वो मोबाइल नंबर लिखा होता है? नहीं लिखा होता ना शॉपिंग सेंटर का मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर। लेकिन जो फ्लिपकार्ट से जो मुझे इनवॉइस मिला था उसमें तो सेलर का तो ठीक है वो लिखा हुआ था कि एड्रेस ऑफ सेलर एंड हु इज़ द सेलर ऑफ दिस प्रोडक्ट, पर लेकिन जो नंबर लिखा हुआ था हेल्पलाइन नंबर उसमें फ्लिपकार्ट का नंबर दे रखा था। ये क्या बात हुई, तो फ्लिपकार्ट की बात तो कट गई इस हिसाब से कि वो शॉपिंग सेंटर से ज़्यादा है वो फिर जब फ़ोन में कोई डिस्क्रिपेंसी आई तो हेल्पलाइन नंबर में फिर फ्लिपकार्ट क्यों आ गया है कि हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब वहाँ पे जब हम दुकान पे सामान लेते हैं मॉल की, तब मॉल वाला थोड़ा ना सामने आता है कि ये हमारा कस्टमर केयर है हमें फ़ोन करें। फ्लिपकार्ट की भी जिम्मेदारी नहीं है, वो क्यों आगे बढ़ा, तब हम तो डायरेक्ट सेलर से बात करते, हमारा समय ख़राब हुआ उसका हिसाब कौन देगा। लेकिन ये सब बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, इंतज़ार करते हैं तब तक, अब सुनवाई नहीं आती। सुनवाई में अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं एक कहानी बता दूंगा ताकि मेरे ऊपर कोई चार्ज ना लगा दे कोर्ट जो है। फिर जो है कंप्लेंट को मैंने रख लिया, मतलब जो रिप्लाई था, उसके बाद आगे का पता चल जाएगा आपको। अभी तो पहले ही जो है ना जो डेट आई थी ना सुनवाई की, उससे 2 दिन पहले ही मेरे पास फ्लिपकार्ट के वकील साहब थे, उनसे फ़ोन आया
उन्होंने कहा कि आपने कंप्लेंट करवा दी है, सुमित बोल रहे हैं आप? मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करो, आप सेटलमेंट चाहते हैं? मैंने कहा हाँ जी, सेटलमेंट चाहता हूँ। मैंने कहा आपको कानूनी चोचलों में पड़े तो मैंने जो है कंप्लेंट में मैंने दावा किया था कि मेरे को जितना फ़ोन का अमाउंट है ना, वो अमाउंट चाहिए, रिफ़ंड बोले तो, और साथ में 5,000 रुपये चाहिए जो कानूनी कार्रवाई खर्च हुई है, समय खर्च हुआ है, मानसिक पड़ताना सही है, इसकी वजह से। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करो, आपको हम जो है आपको कितना चाहिए? मैंने कहा जी मेरे को तो जी यही दे दो, जितने का फ़ोन है वो दे दो, और जो 500-600 रुपये पैसे लगे हैं वो दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं आपको अभी अपने क्लाइंट से बात करके बताता हूँ आपको। तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने अपने क्लाइंट से बात करी फ्लिपकार्ट से, और मुझे कहा कि आपको ऐसा करना है, आपका फ़ोन का अमाउंट और 1,000 रुपये दे देने चलेगा? मैंने कहा जी हाँ चलेगा, ओके। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है अगले दिन इस कोर्ट में आ जाइए और एग्रीमेंट साइन कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अगले दिन कोर्ट में चला गया और एग्रीमेंट साइन कर दिया। एक उन्होंने वो एफिडेविट बनवाया, उसके पैसे उन्होंने दिए, तो वो बात हो गई। उसके बाद जाते समय मैंने उनसे पूछा सर ये फ़ोन कब लेने आएंगे? कह रहे हैं वो आपका है। मैंने कहा ये तो कमाल हो गया, फ़ोन भी मेरा और पैसे भी मिल रहे हैं, ऊपर से 1,000 रुपये मिल रहे हैं। मैंने कहा ये तो सही चीज़ हो गई। हालांकि फ़ोन मेरे यूज़ का फिर भी नहीं था वो। तो फिर जो हुआ ये कि फिर गए तारीख पे, मैं तारीख पे गया वहाँ पे। तो जज साहब ने पूछा क्या मामला आ गया? मैंने कहा जी सेटलमेंट हो गया जी, मतलब सेटलमेंट की रजामंदी मैंने दे दी है, और सेटलमेंट की जो शर्तें हैं वो ये हैं कि फ़ोन मेरे पास रहेगा, मेरे को फ़ोन का अमाउंट मिलेगा जितने का मैंने फ़ोन ख़रीदा था, और साथ में 1,000 रुपये मिलेंगे, और इस बात से मैं सहमत हूँ। इस बात का एग्रीमेंट ये रहा, एग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास थी एक, तो मैंने उसको दे दी, जज साहब को दे दी उनको। और उसके बाद जो है फिर फ्लिपकार्ट के वकील आए, उन्होंने कहा जी हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जो जज साहब है उन्होंने कंफर्म करा कि फ़ोन का क्या, फ़ोन इनके पास ही रहेगा? कह रहे हाँ जी फ़ोन इनके पास ही रहेगा। और फिर ठीक है जी, हो गया। उन्होंने ठप्पा लगाया जज साहब ने सहमति पत्र पे, और फैसला दे दिया कि इन पर दोनों में जो है सहमति हो गई है, और हम केस को खारिज कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। और फिर उन्होंने एक चीज़ और कंफर्म कर ली थी कि पैसा कब तक दोगे? तो फ्लिपकार्ट के वकील ने कहा जी अगले 14 दिन तक पैसा मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जो है मैं आ गया, करे जी इंतज़ार। फिर 13-14वां दिन था उस दिन, उनको फ्लिपकार्ट वालों ने कहा, जो फ्लिपकार्ट के वकील है, कि आपका डीडी आ गया है, डीडी को इस कोर्ट में आके आप ले जाएं। मैंने कहा ठीक है, मैं आ गया, ले लिया डीडी। उस दिन शनिवार था, फिर संडे था, तो फिर मैंने सोमवार को डीडी डाल दिया बैंक अकाउंट में, और 4 दिन बाद मेरा पैसा आ गया। मैंने कहा चलो बढ़िया है। तो ये केस हुआ है, कंज्यूमर कोर्ट की कहानी है। तो अगर इसमें आपको कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लें, बाकी इसकी जो डिटेल वीडियो है मैं वो भी जल्दी लाने की कोशिश करूँगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है कैसे तैयार करे जाते हैं, ताकि आप खुद ही तैयार कर सकें जैसे कि मैंने तैयार करे। अब मेरे को तो थोड़ा समय भी लग गया, उसमें कुछ गलतियाँ भी थी, तो अब जो मैं जो तरीका बताऊँगा उसमें वो गलतियाँ नहीं होंगी, ताकि आप जो है एक ही बार में अचूक काम कर दें, ताकि आपको जज साहब कुछ बोले ना कि तुमने ये गलती कर दी है फलांग ढींग का। और कुछ सलाह लेनी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।